गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट वाले वीडियो के अंदर यानी लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था ब्रिक के बारे में। तो ब्रिक के बारे में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ तो आपको पता है। हमने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन द ब्रिक के बारे में दी थी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। दूसरा, ब्रिक के कौन कौन से इंग्रेडिएंट हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तीसरा हमारा टॉपिक था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो अब हम ब्रिक को बना चुके हैं, हमारी ब्रिक रेडी हो चुकी है। अब उस ब्रिक को हम किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ करने से पहले उसके कुछ टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, कि जो क्वालिटी हमें चाहिए क्या वो क्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं आइए देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन इसे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा टाइप ऑफ टेस्ट ऑन ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए जो ब्रिक अपन यूज कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टेस्ट करने वाले हैं। पहला हमारा रहेगा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की ब्रिक कितने वाटर को एब्जॉर्व करती है। दूसरा रहेगा क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट या फिर इसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी कहा जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा रहेगा हार्डनेस टेस्ट, शेप एंड साइज, कलर टेस्ट, फाउंडनेस टेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट या फिर एफ्लोरेसेंस टेस्ट बोला जाता है। एक एक करके देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सब कुछ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। वीडियो को यदि आप डबल स्पीड पे देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन पूरा देखिएगा, समझ में सब कुछ आएगा। पहला हमारा टेस्ट रहेगा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। पहला क्या रहेगा? वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब क्या है ना, ब्रिक को हम कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं। जब ब्रिक को हम कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं तो अब उस ब्रिक में क्या होगा, पानी भी आएगा। हम ये देखते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, एक्सट्रीम मतलब जिसमें मान लो बर्फा है, बर्फा के टाइम में बहुत पानी आता है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में हमारी ब्रिक पानी को कितना एब्जॉर्व कर सकती है, कितने पानी को सोख सकती है, इसके बारे में देखते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एक्सट्रीम कंडीशन में हमारी ब्रिक कितने पानी को एब्जॉर्व कर सकती है, इसके बारे में देखेंगे। एक कोड आपका IF 3495 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे जो वैल्यूज वगैरह रहेगी ना इसके अकॉर्डिंग दी गई है। अब क्या करना है, सिंपल सा जो मैं कुछ बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान समझिएगा। आपको ब्रिक लेना है, आपने एक ब्रिक लिया। अब आपने ब्रिक लेने के बाद ये आपकी ब्रिक है। ब्रिक आपको प्रॉपर हमने स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक ले लिया। इस ब्रिक को लेने के बाद आपको क्या करना है, इस ब्रिक को 105 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पे क्या करना है, ओवन ड्राई करना है। ओवन ड्राई कर लेना है। आपको क्या करना है, ओवन ड्राई करना है, यानी ओवन यानी गर्म करना है, ठीक है। 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ओवन ड्राई कर लेना है ना। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर पे गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद आप इसका वेट लेंगे। इस ब्रिक का आप क्या करते हैं, वेट लेते हैं, दैट इज हम इसको W1 दे देते हैं। ये आपका वेट W1 है। फिर आपको क्या करना है, इस ब्रिक को 24 घंटे के लिए, एक कंटेनर में पानी भर करके इसके अंदर डाल देना है। आपने 24 घंटे तक इस ब्रिक को 24 आवर तक इस ब्रिक को पानी में डाल के रखा। उसके बाद उसको निकालना है। फिर उसका वेट आप ले लेंगे 24 आवर बाद, तो वो आपका वेट W2 हो जाएगा। आपने ले लिया। फिर क्या करना है, आपको देखना है कि दोनों में डिफरेंस देखना है कि ब्रिक ने कितने पानी को एब्जॉर्व किया। तो कितना हो जाएगा, W2 माइनस W1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वेट कितना था, W1 इंटू 100। आप परसेंटेज में कैलकुलेट कर पाएंगे कि ब्रिक ने कितने पानी को एब्जॉर्व किया है, आसानी से निकल जाएगा ना। वही चीज़ यहाँ M1 और M2 के फॉर्म में दी है, बट मैंने आपको क्लियर बता दिया। आपको क्या करना, पहले ब्रिक लेना है, ब्रिक के 105 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, है ना, ओवन ड्राई करना है। गरम ओवन ड्राई करने के बाद एक कंटेनर में पानी भरना है, ब्रिक को डाल देना है। 24 घंटे के बाद ब्रिक को निकालना है, फिर से वजन कर लेना है। फिर कैलकुलेट कर लेना है कि ब्रिक ने, है ना, W2 यानी W2 क्या है, वेट ब्रिक ऑफ, मतलब ब्रिक का वो वाला वेट जो मतलब पानी एब्जॉर्व करने के बाद, और स्टार्टिंग वाला वेट ये था, आपने निकाल लिया। तो परसेंटेज आप पता कर पाएंगे कितने पानी को एब्जॉर्व कर रही है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो गुड क्वालिटी की ब्रिक होती है ना उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20% ऑफ वेट ऑफ ड्राई ब्रिक यानी आपको जो W1 था, तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है चीज़ें। गुड क्वालिटी की ब्रिक के अंदर 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन उसके ड्राई वेट का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पास अलग अलग क्लासिफिकेशन होती हैं कि फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, सेकंड क्लास की ब्रिक होती है, थर्ड क्लास की ब्रिक होती है। ये सब अलग अलग क्लास की ब्रिक्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग क्लास की सब क्या होती है, ब्रिक्स होती हैं। अब अलग अलग क्लास की ब्रिक के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अच्छा, फर्स्ट क्लास की ब्रिक कौन होती है, सेकंड क्लास की कौन सी, थर्ड क्लास की क्लासिफिकेशन आप ब्रिक में अच्छे से देखेंगे।
अभी थोड़ा इनकी वैल्यू के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है आप लोगों के लिए। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास की ब्रिक के अंदर आपका 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड क्लास की ब्रिक के अंदर 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हैवी ड्यूटी मशीन के द्वारा ब्रिक बनाई जाती हैं उसमें 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप इनको ध्यान में रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछता है वैल्यू से, और कुछ नहीं पूछता। ठीक है, अगला हम टेस्ट करने वाले हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अच्छा, क्यों करते हैं? आपको पता है ब्रिक को आप मैशनरी वर्क में यूज करते हैं। ब्रिक को आप मैशनरी वर्क में यूज करते हैं, तो जब मैशनरी वर्क में आपने देखा होगा दीवार बनाने के लिए आप ब्रिक का यूज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा लोड आता है? उसमें कौन सा लोड आता है? कंप्रेसिव लोड आता है। कंप्रेसिव लोड आता है, ठीक है, कंप्रेसिव लोड आता है। जब आप दीवारें बनाते हैं मैशनरी वर्क में यूज करते हैं तो ब्रिक में कौन सा लोड ब्रिक को लेना पड़ता है? कंप्रेसिव लोड। तो हमें चेक करते हैं क्या हमारी ब्रिक कैपेबल है उस लोड को लेने के लिए कि नहीं है। इसलिए क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, कंप्रेसिव लोड को कितना बियर कर पा रही है। इसके लिए भी सिंपल सा प्रोसेस है। आपको करना क्या है? ठीक है, आपको क्या करना है, ब्रिक को पहले तो 24 घंटे तक पानी के अंदर डुबो के रख देना है। ब्रिक को स्टार्टिंग के अंदर क्या करना है, 24 घंटे तक पानी के अंदर डुबो के रख देना है। अब हमारे पास एक ब्रिक थी, हमने 24 घंटे तक पानी के अंदर डुबो के रखा। फिर इसके जो ये फ्रॉग होता है ना, आपने पढ़ा था ना कल बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले टॉपिक पे, ये जो फ्रॉग होता है, इस फ्रॉग में क्या करना है, 1:3 1:3 मोटार। मोटार क्या होता है आपको पता है? मोटार के अंदर एक पार्ट आपका फेमेंट आ गया, 3 पार्ट आपका क्या आ गया, सैंड आ गया। एक पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड। इसका आपने मोटार बनाया और इसमें इस फ्रॉग में फिल कर दिया। फ्रॉग में फिल कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इस ब्रिक को 24 घंटे तक गनी बैग्स का मतलब ये होता है गीले बोरे, गीले कपड़ों के अंदर रखना है। ठीक है, फिर इस ब्रिक को निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर से 3 से 7 दिन तक, जनरली 3 to 7 डेज इसको क्या करते हैं, पानी के अंदर डुबो के रखते हैं। 3 to 7 डेज पानी के अंदर डुबो के रखते हैं। फिर इस ब्रिक को निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होता है, इसके अंदर ब्रिक को रखा जाता है। आपने ब्रिक को रख दिया, फिर इसके ऊपर ये जो लोड लगता है ना, 14 न्यूटन पर mm², है ना, पर mm² पर मिनट के रेट से लोड लगता है। 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट के रेट से लोड लगता है। और तब तक लोड लगाते हैं जब तक कि ब्रिक क्या ब्रेक ना हो जाए। क्या हो जाए? ब्रेक ना हो जाए। तो जिस लोड पर ये ब्रेक होती है उसको अपना नोट कर लेना है। ठीक है, और ये ब्रिक का जो सरफेस एरिया है, एवरेज बेड सरफेस एरिया जो जिस पे लोड लग रहा है, उसको निकाल लेते हैं। तो आसानी से निकाल सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या निकाल सकते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या होता है? मैक्सिमम लोड एट फेलियर, फेलियर किस लोड पर हुआ है, और एवरेज एरिया ऑफ बेड फेस, यानी जो आपका टॉप वाला एरिया है ना बेड फेस, इसको अपन ले लेते हैं। ठीक है, और आसानी से निकाल देंगे। ये आपका IF 3495 पार्ट 1 के अंदर दिया गया है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। अब आपके मन में सवाल आएगा सर प्रोसीजर आता है क्या? नहीं, देखिए आपका एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव वाला है, तो प्रोसीजर तो आपको याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, बट याद रहना चाहिए। जनरली आप सिविल इंजीनियर, तो बेसिक टेस्ट तो आपको आना चाहिए। ठीक है, बेसिक टेस्ट तो आपको आना ही चाहिए। पूछ भी देते हैं, है ना, कई बार इंटरव्यू वगैरह भी रहता है तो पूछ देते हैं। देखिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम ब्रिक को मैशनरी वर्क में यूज करते हैं। ब्रिक में कंप्रेसिव लोड आता है, तो हमें चेक करना चाहते हैं क्या हमारी ब्रिक उस लोड को लेने के लिए कैपेबल है कि नहीं है। सबसे पहली बात, सिंपल सा प्रोसेस है। ब्रिक को पहले पानी में डाल देते हैं 24 घंटे के लिए। ब्रिक को पहले पानी में 24 घंटे के लिए हम डाल देते हैं। डालने के बाद आपको क्या करते हैं, इस ब्रिक का निकाल लेते हैं, और जो फ्रॉग होता है इस फ्रॉग में 1:3 का मोटार फिलअप करते हैं। फिर गनी बैग यानी गीले बोरे के अंदर 24 घंटे तक रख दो। उसको निकालो, 3 से 7 दिन तक पानी में डुबो के रखो। निकालने के बाद उस ब्रिक को अपन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लगाते हैं और इस रेट से लोड को अप्लाई करते हैं। जिस लोड पे फेल हो जाता है उस लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर है चीज़ें? बहुत बढ़िया है ना। अब मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए ब्रिक का? 3.50 न्यूटन पर mm² मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए। 3.50 न्यूटन पर mm², इससे कम नहीं होना चाहिए। सवाल कई बार पूछा हुआ है। यदि इससे कम रहती है तो इस ब्रिक को अपन कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज नहीं करते हैं। तीसरे टाइप का टेस्ट करते हैं हार्डनेस टेस्ट, कि हमारी ब्रिक कितनी हार्ड है, ब्रिक कितनी हमारी हार्ड है। अब हार्डनेस क्या होती है? रजिस्ट अगेंस्ट रजिस्ट। हम क्या करते हैं, समझिए बात को। अब मान लीजिए अपन ये देखते हैं कि फिर कोई कार है, कार का जो ग्लास है, अब वो ग्लास कितना हार्ड है कैसे चेक करते हैं? अपने नेल से उसमें आप नेल चला रहे हैं ना, अंगूठा जो है आपका जो नेल है ना, नेल, ठीक है, नाखून, उससे आप स्क्रैच कर रहे हैं, फिंगर को जो नेल होता है,
यदि उसके अंदर स्क्रैच आ रहे हैं मतलब वो हार्ड नहीं है, स्क्रैच नहीं आ रहे हैं मतलब वो हार्ड है। तो अपन क्या करते हैं कि हार्डनेस टेस्ट करने के लिए जो हमारे पास कोई शार्प टूल होता है या फिर फिंगर का नेल होता है, उससे ब्रिक को स्क्रैच करते हैं। और मान लीजिए कोई स्क्रैच नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई स्क्रैच नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं हमारी ब्रिक हार्ड है, एक गुड क्वालिटी की ब्रिक है। तो सिंपल शार्प टूल या फिर फिंगर के नेल से स्क्रैच करते हैं, है ना। गुड ब्रिक फुड रजिस्ट स्क्रैचेस अगेंस्ट शार्प थिंग। जो शार्प चीज़ें होती है ना उसके अगेंस्ट कितनी रेजिस्टेंस होती है, दैट इज हार्डनेस। तो कैसे अपने शार्प टूल ले लीजिए, फिंगर का नेल वगैरह से स्क्रैच करके देख लेते हैं, यदि कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा, नो स्क्रैच इंप्रेशन, तो सो वी कैन से दैट कि हमारी ब्रिक हार्ड ब्रिक है। क्लियर है चीज़ें। अगला अपन टेस्ट करते हैं शेप एंड साइज के बारे में। ब्रिक का शेप तो पता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है ना। अब साइज के पता कैसे करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक होती है उसकी लेंथ वो 19 सेंटीमीटर, विड्थ 9 सेंटीमीटर और हाइट 9 सेंटीमीटर होती है। 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, यू कैन राइट इट इन mm आल्सो, mm में भी लिख सकते हैं, तो वो 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 190 mm, 90 mm, 90 mm, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, तो आपको 20 ब्रिक रैंडम ले लो। मान लीजिए आपने क्या किया ना, 1000 ब्रिक है तो उसमें से 20 ब्रिक उठा लो, रैंडम उठा लेना है। फिर इसको आप क्या करना है, इस तरीके से फिट कर दो ग्रुप में अलोंग द लेंथ। फिर इसका क्या करना है, लेंथ विड्थ हाइट कैलकुलेट करते हैं, लेंथ विड्थ हाइट कैलकुलेट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। एक टेस्ट करने का तरीका होता है ना। आपका लेंथ विड्थ और हाइट कैलकुलेट करते हैं, फिर इसमें कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। शेप एंड साइज टेस्ट करने के लिए एक ही सवाल एक ही बार पूछा गया है एक एग्जाम में, कितनी ब्रिक लेते हैं, तो 20 ब्रिक रैंडमली आपको उठा लेना है, ठीक है। और अलोंग द लेंथ सेट करके इसको चेक कर लेते हैं। अगला टेस्ट पढ़ते हैं कलर टेस्ट। तो कलर टेस्ट क्या है, जिससे हमारी कलर टेस्ट कुछ नहीं होता, विजुअल एग्जामिनेशन होता है। आप अपने आंखों से देखते हैं कि ब्रिक कैसे दिख रही है, तो ब्रिक का यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए और प्रॉपर ब्राइट होना चाहिए। ब्रिक प्रॉपर एक समान रंग की चमकीली पूरे बॉडी के अंदर होनी चाहिए, है ना। ब्राइट एंड यूनिफॉर्म कलर होनी चाहिए, विजुअल एग्जामिनेशन होता है, आप फील्ड में जाके देख लेते हैं। साउंड टेस्ट करने के लिए आपको 2 ब्रिक लेना है, 2 ब्रिक लेने के बाद आपस में इसको टकराना है, स्टक करना है। स्टक करने के बाद उस ब्रिक में प्रॉपर आपके रिंगिंग के साउंड आने चाहिए। यदि रिंगिंग साउंड आ रहा है, प्रॉपर तरीके से उसमें रिंगिंग साउंड आ रहा है, तो अच्छी बात है ना। हम कह सकते हैं प्रॉपर ब्रिक साउंड है, ठीक है। साउंड टेस्ट करने के लिए 2 ब्रिक लो, आपस में टकराओ, प्रॉपर रिंगिंग के साउंड आने चाहिए। अगला टेस्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक का मतलब यह है कि हमने हमारे पास ब्रिक थी, इस ब्रिक को हमने बीच पे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद अंदर हम देख रहे हैं कोई लम्फ तो नहीं है ना, कोई लम्फ तो नहीं है। क्या होमोजीनियस माफे की नहीं है, प्रॉपर होमोजीनियस, यानी अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, एक समान दिख रहा है। तो इस ब्रेक करके देख लेते हैं, ब्रिक को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, अंदर देखो कोई लम्फ नहीं है ना, कोई ढेले जैसा नहीं होना चाहिए, कोई होमोजीनियस प्रॉपर होना चाहिए, अंदर कोई, है ना, ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा कोई अलग कलर है, कोई बाहर कुछ अलग, किसी जगह पे अलग कलर है, कहीं ज़्यादा पार्टिकल कहीं कम पार्टिकल, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक में आप देखते हैं। क्लियर है चीज़ें, क्लियर है। ओके, अगला अपना टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन वाला टेस्ट और आपका इफ्लोरेसेंस टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, इन दोनों टेस्ट वाले टॉपिक में। तो इसको अच्छे से थोड़ा देखना है। जो आपका इफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है ब्रिक के अंदर, वो कैसे, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा देहाती लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर। इफ्लोरेसेंस टेस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे समझिए कि हमारे, ये आपको ना, ये वाला टर्म आपको कंक्रीट में बहुत देखने को मिलेगा जब कंक्रीट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, और आपको ब्रिक वाले टॉपिक में भी देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी ब्रिक ब्रिक किससे बनी है, क्ले से बनी है। अब वो जो क्ले था ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ एल्कलीज मौजूद रही होंगी। क्या रही होंगी, एल्कलीज। एल्कलीज का मतलब कुछ फॉल्ट्स मौजूद रहे होंगे, फॉल्ट्स, जैसे Na2O हो गया, K2O हो गया, ये मौजूद रहे होंगे। अब इनकी वजह से क्या होता है कि जैसे हमारी ये ब्रिक है, तो ब्रिक के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कुछ मॉइस्चर है, कुछ क्या है, मॉइस्चर है। अब ये मॉइस्चर क्या होता है, टाइम के साथ एवापोरेट होता है। जब टाइम के साथ ये मॉइस्चर एवापोरेट होगा, तो जो ब्रिक के अंदर, जो ये ब्रिक क्ले से बनी हुई है, तो इसके अंदर Na2 होंगे, K2 होंगे। ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये भी सरफेस में आ जाते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये सरफेस में आ जाते हैं, ये क्या होते हैं, सरफेस में आ जाते हैं। और जब पानी एवापोरेट हो जाता है तो पाउडर फॉर्म में सरफेस में दिखने लग जाते हैं, पाउडर फॉर्म में दिखने लग जाते हैं। ये वाइट पैचेस होते हैं, कैसे होते हैं, वाइट पैचेस होते हैं, है ना। इन्हीं को इफ्लोरेसेंस कहा जाता है।
इन्हीं को इफ्लोरेसेंस कहा जाता है। तो हमने क्या कहा कि जो इफ्लोरेसेंस होते हैं कंक्रीट और ब्रिक में जनरली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आपने क्ले बनाया, अब क्ले क्ले से ब्रिक बनी है, उस क्ले के अंदर एल्कलीज मौजूद रही होंगी, यानी साल्ट्स मौजूद रहे होंगे, Na2O K2O। अब इस ब्रिक के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। अब मॉइस्चर एवेपोरेट होगा, मॉइस्चर क्या होता है, एवेपोरेट होगा, जो नमी है एवेपोरेट होगी, तो सरफेस के ऊपर में वाइट पाउडर फॉर्म में है ना, ये आपके मिनरल्स आ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, ऊपर आएंगे, ऊपर पहले तो आ जाएंगे मिनरल्स, फिर धीरे धीरे वाइट पाउडर फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। ये वाइट पैचेस भी कहते हैं, इसी को इफ्लोरेसेंस कहा जाता है ना। और इस टेस्ट का मतलब होता है कि एल्कलीज की वजह से हुआ है, इसलिए इस टेस्ट को एल्कलिनिटी टेस्ट भी कहते हैं, एल्कलिनिटी टेस्ट भी कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर है चीज़ें, आ गई है तो बहुत बढ़िया है। अब करना है कैसा है, कैसे प्रोसेस क्या होती है, आपको क्या करना है, जो अपने पास ग्लास डिस्क होती है ना, उसका जो डायमीटर होता है 150 mm होता है, सवाल पूछा गया है 150 mm होता है। अब जो हमारे पास जो ग्लास की डिस्क है, इसका जो डायमीटर है 150 mm है, इसमें क्या करना है 25 mm हाइट तक पानी भर देना है। भरने के बाद क्या करना है, आपने क्या किया, ग्लास डिस्क थी हमारे पास, ग्लास डिस्क का डायमीटर 150 mm होता है, 25 mm वाटर आपने रखा, उस ब्रिक को आपने डुबो दिया ब्रिक के अंदर, है ना, इंटायर ब्रिक में पूरा वाटर में डूब गई। फिर क्या करना है, उसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल लेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, एवापोरेट हो जाएगा। फिर डालना है, फिर से निकालना है। फिर आपको ये देखना है कि हमने ब्रिक को पानी के अंदर डाला, फिर ब्रिक हमारी प्रॉपर ड्राई हो गई, तो जो हमारी ब्रिक की सरफेस है, जो हमारी ब्रिक थी, ब्रिक के सरफेस में कितना एरिया में पाउडर फॉर्म कन्वर्ट हुआ है, कितने एरिया में पैचेस आ गए हैं, है ना, वही आपका होता है इफ्लोरेसेंस, है ना। फिर डिग्री ऑफ इफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है, कितने डिग्री है, थोड़ा सा है, ज़्यादा है, कम एरिया में है, उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ इफ्लोरेसेंस में कन्वर्ट किया जाता है। देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी ब्रिक थी, ब्रिक के ऊपर कोई भी आपको पैचेस नज़र नहीं आ रहे, जैसे हमारी ब्रिक के जैसे कलर था वैसे कलर है, सरफेस प्रॉपर यूनिफॉर्म ही है, कुछ भी पैचेस वगैरह नहीं दिख रहे हैं, कोई भी वाइट डिपॉजिट नहीं है, तो हम कहते हैं नील। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, नील कहते हैं। लेकिन मान लीजिए 10% एरिया ऐसा है जिसमें वाइट पैचेस हैं, उसे बोलते हैं फ्लाइट, क्या बोलते हैं, फ्लाइट, ठीक है। मान लीजिए 50% एरिया है तो उसे मॉडरेट कंडीशन बोलते हैं। और 50% है एरिया में, लेकिन वहाँ कोई पाउडर फॉर्म नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैचेस हैं, 50% एरिया में पैचेस हैं, वाइट पैचेस हैं, लेकिन वहाँ पाउडर फॉर्म नहीं है ना, पाउडर फॉर्म में नहीं है, कोई फ्लैकिंग नहीं है, कोई फ्लैकिंग यानी कोई परत नहीं है, तो अपन बोलते हैं हैवी कंडीशन। अब ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में साल्ट डिपॉजिट हो गए हैं, साल्ट भी डिपॉजिट हो गए हैं, पाउडर फॉर्म में भी है ना, परत भी बन गई है, तो फिर सीरियस कंडीशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीरियस कंडीशन। कुछ भी नहीं है, प्रॉपर सरफेस जैसे थी वैसे ही सरफेस है, तो नील बोलते हैं। 10% एरिया में पैचेस हैं, है ना, 10% एरिया में साल्ट डिपॉजिट हो गए तो फ्लाइट बोलते हैं। 50% एरिया में तो मॉडरेट बोलते हैं। 50% एरिया में है लेकिन वहाँ वाइट पाउडर फॉर्म में नहीं है, फिर परत में नहीं है, तो हैवी बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा है, सीरियस कंडीशन मतलब वाइट पैचेस भी हैं, पाउडर फॉर्म में भी है, परत में भी है, तो सीरियस कंडीशन कहते हैं। तो द डिग्री ऑफ इफ्लोरेसेंस आपको पता चल गया, सवाल आएगा तो आसानी से आप बता पाएंगे। ठीक है, क्लियर है चीज़ें, बहुत बढ़िया है। आगे हम देखते हैं। तो हमने टेस्ट के बारे में बता दिया आपको, है ना, सारे टेस्ट हो गए ना आपके, कोई रह गया क्या, एक बार देख लेते हैं, एक मिनट, है ना। हम तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी कर लिया, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी होगा, हार्डनेस भी होगा, शेप एंड साइज भी, कलर भी, फाउंडनेस भी, स्ट्रक्चर भी, प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये आपके क्या हो गए, ये सभी आपके क्या हो गए हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट, है ना, कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, सवाल आएगा तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। क्लियर है चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के बारे में। ब्रिक को कितने टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। पहले दो टाइप का सिंपल क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। एक होता है अनब्रंट ब्रिक, एक होता है ब्रंट ब्रिक, यानी हमने ब्रिक की प्रॉपर मोल्डिंग की, मोल्डिंग करने के बाद हमने ब्रिक को ड्राई किया। अब ड्राई करने के बाद उस ब्रिक को हमने बर्न नहीं किया, तो जो विदाउट बर्न ब्रिक होती है वो अनब्रेंड ब्रिक होती है। हमने क्या किया, ब्रिक्स आर ड्राइड इन फन आफ्टर मोल्डिंग, चाहे हैंड मोल्डिंग आपने किया हो, चाहे आपने मशीन मोल्डिंग किया हो, हैंड में भी चाहे ग्राउंड किया हो, चाहे आपने टेबल मोल्डेड किया हो, कैसे भी करके आपने ब्रिक को प्रॉपर मोल्ड करने के बाद आपने धूप में सुखा दिया, ब्रिक को फन ड्राई कर दिया, ठीक है। इसके बाद है ना, जलाया नहीं, तो वो आपकी अनब्रंट ब्रिक होती है ना। इसका चीप स्ट्रक्चर है, फिर जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ करते हैं। अच्छे हैवी रेंस है या फिर है ना पक्की दीवारें बनानी हो, वहाँ पर यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो ब्रिक कोई काम की नहीं होगी, लोड बियर नहीं कर पाएगी, वो मतलब
है ना, मॉइस्चर के साथ निकल जाएगी। तो अनबर्न्ड ब्रिक का मतलब होता है बिना जली हुई ईंटें। अब जो जली हुई ईंटें होती हैं, चाहे आपने क्लैंप में जलाया हो, चाहे आपने किल्न में जलाया हो, ठीक है, क्लैंप में जलाया हो चाहे किल्न में जलाया हो, इसको 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लास की ब्रिक, सेकंड क्लास की ब्रिक और थर्ड क्लास की ब्रिक में क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है क्या क्वालिटी होती है, सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल आते हैं अगेन, तो नोट करिएगा। हमने प्रॉपर टेबल बना रखी है आप लोगों के लिए, तो इसलिए पहले हमने टेस्ट बता दिया ताकि समझ में आसानी से आए। हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहिए चाहे उसको क्रशिंग स्ट्रेंथ कहिए, दोनों बातें सेम होती है। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा होती है, फिर उसके बराबर होती है। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मिनिमम की बात हो रही है ना, 10.5 होती है। सेकंड क्लास की जो ब्रिक होती है उसकी जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.0 होती है, और थर्ड क्लास की जो ब्रिक होती है 5.0 होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं, 20% इसमें होता है ना, इसमें 22% होता है, इसमें अधिकतम 25% होता है। अब कहने का मतलब क्या है, अब हमारे पास हमने ब्रिक बनाई, हमारे पास ये 3 ब्रिक हैं, 3 ब्रिक हैं। अब ये तीनों ब्रिक के ऊपर क्या करते हैं, क्वालिटी चेक कर लेते हैं। यदि इसकी क्वालिटी 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा आ रही है, इसको फर्स्ट क्लास बोल देंगे। यदि 7 या 7 से कम, 7 के बराबर आ रही है लगभग लगभग, तो सेकंड क्लास में डाल दिए। इसकी 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ रही है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको अपन थर्ड क्लास में डाल दिए। तो कुछ नहीं करते, हमारे पास मान लीजिए 1000 ब्रिक है, ठीक है, लेट सपोज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अब 1000 ब्रिक है, इसको आपने टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद बता देते हैं ना भैया कि इस कैटेगरी में ब्रिक आएगी, है तो कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब देखिए अपीयरेंस कैसा होता है, जो हमारे फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसका सरफेस स्मूथ होता है, रेक्टेंगुलर प्रॉपर शेप होता है, पैरेलल शेप होते हैं, एजेस शार्प होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और कॉर्नर स्क्वायर होते हैं प्रॉपर, है ना, बिल्कुल शानदार ब्रिक आपको दिखती है। लेकिन जो सेकंड क्लास की ब्रिक है उसमें स्माइल थोड़ा सा क्रैक दिखेंगे, थोड़ा उसका जो शेप है उतना मतलब ऐसा नहीं रहेगा। मान लो इसका शेप मान लो प्रॉपर स्टैंडर्ड है, तो उसका थोड़ा सा है ना डिस्टॉर्टेड शेप रहता है ना, उसमें अलाउ रहता है, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड अलाउ रहता है। और जो थर्ड क्लास की ब्रिक होती है, ठीक है, जो थर्ड क्लास की ब्रिक होती है लगभग लगभग सेम चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। इसमें जो कलर होता है ना प्रॉपर, इसमें आपने देखा होगा ना कि रेड चेरी कॉपर कलर होना चाहिए, ठीक है, रेड कलर होता है प्रॉपर। लेकिन थर्ड क्लास की ब्रिक में जो कलर आ जाता है ना, थोड़ा सा येलो कलर आ जाता है, येलो कलर टाइप की रहती है जो ब्रिक है, उसको अपन थर्ड क्लास में डाल देते हैं। जो मेकिंग प्रोसेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से आता है कि ये टेबल मोल्डेड होती है ना, टेबल के अंदर बनाते हैं, ठीक है, आपने देखा ना 2 मीटर इंटू 1 मीटर की जो टेबल होती है, और किल्न में चलाते हैं। सेकंड क्लास की ब्रिक अपनी ग्राउंड मोल्डेड होती है, इसको किल्न में चलाते हैं। ये भी ग्राउंड मोल्डेड होती है लेकिन एक क्लैंप में चलाई जाती है। तो जो क्लैंप में चलाई जाती है वो थर्ड क्लास में आ जाती है, लेकिन आपने किल्न में चलाया लेकिन आपने ग्राउंड मोल्डेड किया तो आपकी सेकंड में आ जाएगी। और आपने क्या किया भैया, आपने क्या किया कि टेबल मोल्डेड है और किल्न में चलाया तो आपकी फर्स्ट क्लास में आ जाएगी। क्लियर है चीज़ें। अपने जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं, पॉइंटिंग वर्क में यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड क्लास की ब्रिक होती है उसका रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क में, हिडन मैशनरी वर्क में यूज़ करते हैं। और जो अनइम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, उसमें थर्ड क्लास की ब्रिक का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सवाल कई बार पूछता है तो है ना, बनना चाहिए आप लोगों को कि फर्स्ट क्लास की ब्रिक की क्या क्वालिटी होती है, सेकंड की क्या होती है, थर्ड की क्या होती है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टेटमेंट वगैरह में भी पूछ देते हैं कई बार, ठीक है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, इनके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक क्लासिफिकेशन बताया है। अगले वीडियो के अंदर हम ना बहुत सारी चीज़ें और बता देंगे, है ना, कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसके बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, है ना, उनको भी बता देंगे आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे। तो ये हम अगला हमारा जो वीडियो को लास्ट वीडियो होगा उसमें सारी चीज़ें आपके कवर हो जाएंगे, ब्रिक वाले टॉपिक, इसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, अपना कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।